साथियों नमस्कार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर की मैराथन क्लास का पार्ट 2। साथियों ये क्लास आपको लाखों की भीड़ से हटकर हज़ारों की भीड़ में लेके आने वाली ये क्लास है और बहुत ही शानदार तरीके से इस क्लास को तैयार किया गया है। और आपने पूर्व में भी इस क्लास को देखा है पार्ट 1 को, कितने शानदार तरीके से हर एक ट्यूशन को हमने कवर किया है। और ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं है जो आपको इतने एमसीक्यू सॉल्व करवा रहे हैं। और हम प्रयास भी यही कर रहे हैं कि भाई कोई भी क्वेश्चन है जो आपका एग्ज़ाम में ना छूटे। तो आप इस क्लास को आनंद लेते हुए पढ़िए। और इस क्लास के अंदर हम छोटे मोटे जो भी जितने भी डाउट है उनको क्लियर करेंगे और कंप्यूटर विषय के प्रति आपकी जो ज्ञान समझ है उसको ये क्लास काफ़ी बढ़ाएगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की ये मैराथन क्लास का पार्ट 2। और पार्ट 2 के अंदर अपन शुरुआत के अंदर सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और जहाँ पर अपन को ज़रूरत पड़ती है चैप्टर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा जानने की तो उसको भी अपन जानेंगे। और हर एक एमसीक्यू को अपन समझते हुए पढ़ेंगे जिससे आपको कोई भी दिक्कत है जो एग्ज़ाम के अंदर नहीं हो। तो साथियों स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की मैराथन क्लास का पार्ट 2। और सबसे पहला अपना जो चैप्टर है वो है कंप्यूटर का परिचय और कंप्यूटर का इतिहास। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर डैश स्वीकार करता है और इसे प्रोसेस करता है। तो साथियों कंप्यूटर है वो डाटा को तो स्वीकार करता है, जो भी डाटा अपन कंप्यूटर के अंदर इनपुट करते हैं उनको कंप्यूटर स्वीकार करता है और उन डाटा को प्रोसेस करके अपन को क्या देता है, इन्फॉर्मेशन। तो साथियों ध्यान रख लेना, कंप्यूटर डाटा को स्वीकार करता है और अपन को इन्फॉर्मेशन के रूप में है वो प्रोसेस करता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली का सही क्रम क्या है। तो देखिए कोई भी डाटा है वो कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले इनपुट किया जाता है। इनपुट करने के बाद वो प्रोसेस होता है। क्या होता है, प्रोसेस। और प्रोसेसिंग के बाद वो अपन को आउटपुट रिजल्ट बताता है कि भी इसका आउटपुट क्या है। और फिर वो डाटा है वो कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज होता है। तो साथियों ध्यान रखना है कंप्यूटर कार्यप्रणाली का सही क्रम क्या है। इनपुट के बाद प्रोसेस होगा, प्रोसेस के बाद आउटपुट और फिर उसका है जो स्टोर अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे तेज और सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है। तो सबसे तेज और सबसे छोटा जो कंप्यूटर है वो है क्वांटम कंप्यूटर। इसका नाम याद रखना है कि सबसे छोटा और सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है क्वांटम कंप्यूटर। नेक्स्ट है सीडेक का पूर्ण रूप क्या है या सीडेक की फुल फॉर्म क्या है। तो सीडेक की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। यानी एडवांस कंप्यूटिंग को बढ़ाने के लिए जो सेंटर है वो अपना सीडेक का अगर हेडक्वार्टर पूछे अपन को तो बताना है कि सीडेक का हेडक्वार्टर है पुणे के अंदर। सीडेक का हेडक्वार्टर है पुणे के अंदर। और इसकी फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। यानी एडवांस कंप्यूटिंग को बढ़ाने के लिए जो सेंटर है गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का, उसका हेडक्वार्टर है पुणे के अंदर। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर भौतिक राशियों को प्रोसेस करता है। तो साथियों कंप्यूटर दो प्रकार का होता है, एक होता है एनालॉग और एक होता है डिजिटल। जब अपन बाइक चलाते हैं और बाइक का जो स्पीडोमीटर होता है जो अपन को स्पीड बताता है उसको तो अपन बोलते हैं एनालॉग। यानी वो एनालॉग कंप्यूटर के ऊपर बेस्ड होता है। और जो स्मार्ट वॉच होती है वो डिजिटल के ऊपर प्रोसेस करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भौतिक राशियाँ कौन कौन सी हैं जिनको प्रोसेस करता है। जैसे वेट को मापने के लिए अपन जो मेज़रमेंट यूज़ लेते हैं तो ये भी सारी भौतिक राशियाँ हैं। तो कंप्यूटर की भौतिक राशियों को प्रोसेस करने के लिए जो कंप्यूटर यूज़ होता है वो होता है एनालॉग कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, जो डिजिटल के रूप में अपन को डाटा है जो शो करता है, फास्ट फॉरवर्ड करता है। और एक कंप्यूटर होता है हाइब्रिड, एक कंप्यूटर होता है हाइब्रिड जो एनालॉग और डिजिटल दोनों से मिलके बना होता है। एनालॉग प्लस डिजिटल से मिलके बना होता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि एनालॉग क्या होता है। एनालॉग ओनली भौतिक राशियों को प्रोसेस करता है और डिजिटल पूरा स्वचालित सिस्टमेटिक होता है। और हाइब्रिड इन दोनों का सम्मिलित रूप है जो होता है।
नेक्स्ट है बूटिंग कितने प्रकार की होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बूटिंग कितने प्रकार की होती है। तो साथियों बूटिंग 2 प्रकार की होती है। कंप्यूटर के अंदर एक बूटिंग होती है जिसको अपन बोलते हैं कोल्ड बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, और एक होती है जिसको अपन बोलते हैं वार्म बूटिंग। ये बूटिंग के 2 टाइप हैं। अब कोल्ड बूटिंग कब होती है, तो कोल्ड बूटिंग में कंप्यूटर को पूरी तरह से बंद अवस्था में चालू किया जाता है, यानी पूरी तरीके से कंप्यूटर क्या रहता है, बंद रहता है, तब होती है कोल्ड बूटिंग। और जब वार्म बूटिंग होती है तब कंप्यूटर को बिना बिजली के ही बंद कर दिया जाता है, यानी रीस्टार्ट किया जाता है कंप्यूटर को। वार्म बूटिंग के अंदर क्या किया जाता है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट है जो किया जाता है, जबकि कोल्ड बूटिंग के अंदर कंप्यूटर को बंद है जो किया जाता है। बूटिंग 2 प्रकार की है। आनंद लेते हुए आप क्लास को पढ़िए। क्लास आपकी समझ को काफ़ी विकसित कर देगी कंप्यूटर विषय के प्रति, तो आप जुड़े रहिए। नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर क्या प्रोसेस करता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है जो एनालॉग व डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन जिसको अपन बोलते हैं वो होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का आरोही क्रम, यानी सबसे पहले अपन को बनाना है छोटे से बड़ा कंप्यूटर। तो सबसे छोटे कंप्यूटर को अपन बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर, उससे बड़े कंप्यूटर को मिनी कंप्यूटर, और मिनी कंप्यूटर से बड़ा कंप्यूटर होता है जिसको अपन बोलते हैं मेन फ्रेम, और मेन फ्रेम से बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। अगर सबसे छोटा है तो सबसे छोटा है माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट आधुनिक कंप्यूटर में सबसे बड़ा योगदान किसका है, तो जॉन वॉन न्यूमैन, जिसको अपन आधुनिक कंप्यूटर का पिता भी कह सकते हैं। वैसे कंप्यूटर का जनक या पिता अपन बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को, जिन्होंने एनालिटिकल इंजन को बनाया था, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा योगदान है वो है जॉन वॉन न्यूमैन का। नेक्स्ट है विज्ञान व अनुसंधान में कौन सा कंप्यूटर है जो प्रयुक्त होता है। जैसे अपन मौसम की भविष्यवाणी करते हैं या साइंस स्पेस टेक्नोलॉजी है, इसमें जो कंप्यूटर यूज़ होता है वो होता है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट IBM का पूरा नाम क्या है, तो IBM का पूरा नाम है, आई से होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो IBM की फुल फॉर्म याद रखनी है इंटरनेशनल बिजनेस। इस बी से मीनिंग है जो एग्जामिनर यहाँ चेंज करता है, बिजनेस की जगह कभी बाइनरी लिखता है, कभी बस लिखता है, तो बी का मतलब होता है बिजनेस, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट होता है प्रोसेसर के 3 भाग कौन कौन से हैं। तो प्रोसेसर के 3 भाग होते हैं, एक तो होती है ALU जिसको अपन बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक जिसको अपन बोलते हैं कंट्रोल यूनिट जो कंप्यूटर के ऊपर पूरा कंट्रोल नियंत्रण रखती हैं, और एक होती है रजिस्टर जो डाटा को स्टोर के रूप में रखती है। तो प्रोसेसर के 3 पार्ट होते हैं, एक ALU, सेकंड कंट्रोल यूनिट और थर्ड रजिस्टर्स। नेक्स्ट नेपियर बोन्स में छड़ें कितनी होती है, तो नेपियर बोन्स में होती हैं छड़ें 11। अब ये नेपियर बोन्स क्या होती है, तो नेपियर बोन्स एक गुणा करने का यंत्र है। क्या है, गुणा करने का यंत्र है, और इसका जो आविष्कारक है वो है जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने इसका है जो आविष्कार किया था। और ये नेपियर की छड़ें 11 ऐसी छड़ें होती हैं, 5 6 7 8 9 10 11, और इससे अपन को गुणा है जो फास्ट तरीके से कर सकते हैं, और इसमें जो छड़ों की संख्या है वो है 11। तो इसको आपको याद रख लेना है कि नेपियर छड़ों में कितनी छड़ें होती हैं, 11। फिर नेक्स्ट होता है पास्कलिन का आविष्कार किसने, पास्कलिन का आविष्कार है जो कब हुआ था, पास्कलिन का आविष्कार 1642 में। ये टाइम लाइन है जो पास्कलिन को याद रखनी है कि पास्कलिन का आविष्कार है जो कब हुआ। नेक्स्ट एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया, अभी हमने पढ़ा कंप्यूटर का पिता जिसको अपन बोलते हैं चार्ल्स बेबेज। और चार्ल्स बेबेज ने किस इंजन का आविष्कार किया, तो चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का है जो आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला लैपटॉप। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पहला लैपटॉप, तो पहले लैपटॉप का नाम है इप्सन, और ये 1981 के अंदर है जो बनाए गए। तो पहला लैपटॉप का नाम याद रख लेना, इप्सन। नेक्स्ट है
प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या है? तो देखो, कंप्यूटर की टोटल 5 पीढ़ियाँ होती हैं। उसमें जो प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर है उसमें वैक्यूम ट्यूब है जो यूज़ होता है। क्या होता है? वैक्यूम ट्यूब। और ये फर्स्ट जनरेशन लगभग 1940 से लगा के 1956 तक मानी जाती है, फर्स्ट पीढ़ी। तो कंप्यूटर की कितनी पीढ़ी होती है? 5। पहली पीढ़ी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब इन पांचों पीढ़ियों के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो जो पहली पीढ़ी है उसका तो घटक है वैक्यूम ट्यूब, उसका घटक है वैक्यूम ट्यूब। अब जो सेकंड पीढ़ी है उसके अंदर आ गया था ट्रांजिस्टर। ये आपको याद रखना, एग्ज़ाम के अंदर सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। सेकंड पीढ़ी के अंदर आ गया था ट्रांजिस्टर। और थर्ड पीढ़ी के अंदर आ गई थी आईसी, जिसको अपन बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी जैसे जैसे इन कंप्यूटर के मुख्य घटक चेंज होते गए वैसे वैसे कंप्यूटर का आकार है जो छोटा होता गया। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी, उनका आकार एक कमरे के आकार जितना था। जैसे जैसे छोटे होते गए वैसे वैसे कंप्यूटर का जो आकार है जो छोटा होता गया। और जो चौथी पीढ़ी है उसके अंदर यूज़ होता है माइक्रो प्रोसेसर, जिसको अपन बोलते हैं VLSI, वेरी लार्ज स्केल सर्किट। तो ये आपको ध्यान रख लेना है कि चौथी पीढ़ी के अंदर क्या यूज़ होता है? VLSI। और जो पांचवी पीढ़ी जो अभी AI का ज़माना है उसके अंदर यूज़ होने लगा ULSI, जिसको अपन बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। तो ये कंप्यूटर की पांचों पीढ़ियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। और यहाँ से एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। नेक्स्ट है IDVAC का फुल फॉर्म क्या है? तो IDVAC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यानी ये भी एक कंप्यूटर के टाइप होता है जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित हुए? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो तीसरी पीढ़ी के अंदर विकसित हुए, जिसके अंदर IC आई थी। तीसरी पीढ़ी के अंदर क्या आई थी? IC, जिसको अपन बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। और इंटीग्रेटेड सर्किट के तहत ही है जो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर लिटरेसी डे, यानी कंप्यूटर साक्षरता। लिटरेसी का मतलब होता है साक्षरता, यानी कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को है जो मनाया जाता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट 1948, मैंने बोला ना कंप्यूटर की जो प्रथम पीढ़ी है वो 1948 से 1956 तक। हाँ, 1948 का आविष्कार जिसने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया। तो वैक्यूम ट्यूब को जो रिप्लेस करने का काम है वो ट्रांजिस्टर ने किया, क्योंकि ट्रांजिस्टर ने ही कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ली जो सेकंड पीढ़ी के अंदर आता है। तो कंप्यूटर की जो सेकंड पीढ़ी है जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब है जो यूज़ होता है, तो उसकी जगह किसने ली थी? तो उसकी जगह है जो ट्रांजिस्टर ने है ली। नेक्स्ट, IC चिप किससे बनी होती है? सबसे पहले तो ये याद रखना है कि IC चिप कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी के अंदर आई? तो थर्ड पीढ़ी के अंदर आई। और ये IC चिप किसकी बनी होती है? तो ये IC चिप सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला मिनी कंप्यूटर। देखो, पहला लैपटॉप भी आपको याद रखना है और पहला मिनी कंप्यूटर भी याद रखना है। तो सबसे पहला जो मिनी कंप्यूटर है उसका नाम है PDP-1, जो 1960 के अंदर आया था। PDP-1 पहला मिनी कंप्यूटर का है जो नाम है PDP-1। और ये कब आया था? तो ये 1960 के अंदर आया था। और पहला कंप्यूटर का नाम भी, पहला लैपटॉप का नाम भी आपको याद रखना है, इप्सन। नेक्स्ट है IC का आविष्कार किसने किया? जो IC तीसरी पीढ़ी के अंदर आया था, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के अंदर IC का आविष्कार हुआ था। तो IC का जो आविष्कारक था जिसका नाम था जैक किल्बी। क्या था? जैक किल्बी नाम इसका याद है जो आविष्कारक आपको रखना है। नेक्स्ट है CAM का फुल फॉर्म क्या है? तो CMM की फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग CAM की फुल फॉर्म है। सारे क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी कंप्यूटर विषय के प्रति समझ को बहुत विकसित करेंगे ये क्वेश्चन।
नेक्स्ट है कच्चे तथ्य व आंकड़े क्या कहलाते हैं। तो कच्चे तथ्य और आंकड़े को कंप्यूटर की भाषा में डाटा कहते हैं। और तभी तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डाटा को इंसर्ट करते हैं। डाटा को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। फिर वो डाटा क्या होता है, प्रोसेस होता है। फिर वो डाटा प्रोसेस होता है और फिर अपन को वो आउटपुट के रूप में मिलता है। तो कच्चे तथ्य और आंकड़ों को कंप्यूटर की भाषा में उनको डाटा कहा जाता है। नेक्स्ट, इक्सा सुपर कंप्यूटर किसने विकसित किया। देखो, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ होता है, तो अंतरिक्ष में होता है। सुपर कंप्यूटर का अंतरिक्ष और वैज्ञानिक अनुसंधान में। और ये इक्का कंप्यूटर का जो विकसित है वो किसने किया था, तो वो किया था टाटा ग्रुप ने। नेक्स्ट, माइक्रो कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है। तो माइक्रो कंप्यूटर की गति है जो गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सीपीयू और कंप्यूटर के ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सीपीयू का भाग नहीं है। तो देखिए, सीपीयू के 3 भाग होते हैं। एक तो होता है एएलयू जिसको अपन बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरा पार्ट होता है सीयू जिसको अपन बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। और तीसरा पार्ट होता है उसका मेमोरी जिसके अंदर डाटा है जो स्टोर होता है। तो ध्यान रख लेना, माउस है जो सीपीयू का भाग नहीं है। नेक्स्ट, सभी ऑपरेशन कहाँ प्रोसेस होते हैं, यानी कोई भी डाटा आपने कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट किया तो वो प्रोसेस कहाँ होगा, तो सभी ऑपरेशन है जो सीपीयू के अंदर है जो प्रोसेस होते हैं। और सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन या कंप्यूटर का माइंड या कंप्यूटर का दिल, कैसे भी पूछे आपको बताना है, उसका आंसर क्या होगा, सीपीयू। नेक्स्ट, भारत में विकसित पहला प्रोसेसर, यानी भारत ने अपना कौन सा प्रोसेसर है जो सबसे पहला विकसित किया, तो उसका नाम था शक्तिमान। क्या था, शक्तिमान। नेक्स्ट है कंप्यूटर का हृदय किसको बोलते हैं। मैंने बोला था ना, कंप्यूटर का हृदय, कंप्यूटर का ब्रेन या कंप्यूटर का माइंड, इन सब का आंसर क्या होगा, सीपीयू। नेक्स्ट, एक से अधिक प्रोसेसर वाला कंप्यूटर, यानी एक ऐसा कंप्यूटर जो एक से अधिक प्रोसेसिंग को सबसे साथ करता है, तो उसको बोलते हैं अपन मल्टी प्रोसेसर। मल्टी प्रोसेसर, मल्टी का मतलब होता है एक से ज़्यादा। मल्टी का मतलब होता है एक से ज़्यादा और प्रोसेसर का मतलब होता है जो प्रोसेस को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन है। तो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर है वो इंटेल कंपनी ने बनाया था जिसका नाम था इंटेल 4004। इंटेल 4004 ये पहला माइक्रो प्रोसेसर है। नेक्स्ट है पेरीफेरल डिवाइस नहीं है। तो ध्यान रख लेना, सीपीयू है जो पेरीफेरल डिवाइस नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि पेरीफेरल डिवाइस है जो क्या होती है। तो ध्यान रख लेना, पेरीफेरल डिवाइस उनको बोलते हैं जो कंप्यूटर के बाहर ही होती है, यानी बाहर से जुड़ती है कंप्यूटर के, और इनके बिना भी कंप्यूटर है जो चल सकता है। तो बाहर से जुड़ने वाली कौन कौन सी जो डिवाइस हैं जो पेरीफेरल डिवाइस के अंदर आती हैं, तो सबसे पहले तो आता है कीबोर्ड। एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेरीफेरल डिवाइस का। तो सबसे पहले आता है कीबोर्ड, फिर आता है माउस, माउस भी एक पेरीफेरल डिवाइस है। फिर आता है प्रिंटर, प्रिंटर भी एक पेरीफेरल डिवाइस है। फिर आता है स्कैनर, और अदर कोई भी स्टोरेज आप ऐड करते हो उन सब को अपन बोलते हैं पेरीफेरल डिवाइस। तो पेरीफेरल डिवाइस क्या होती है, जो कंप्यूटर के बाहरी उपकरण के द्वारा अपन उसको जोड़ते हैं। नेक्स्ट होता है एसएमपीएस की फुल फॉर्म क्या है। तो एस की फुल फॉर्म है स्विच्ड, एम से हो जाएगा मोड, फिर हो जाएगा पावर, ये हो जाएगा सप्लाई। तो एसएमपीएस की फुल फॉर्म है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, यानी सप्लाई का कार्य है जो एसएमपीएस का है। कंप्यूटर के कंपोनेंट किससे जुड़े होते हैं, सीपीयू के कंपोनेंट किससे जुड़े होते हैं। तो सीपीयू के कंपोनेंट सारे किससे जुड़े होते हैं, मदरबोर्ड से। जैसे सीपीयू के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो एक तो हो गया एलयू, एक हो गया सीयू, और लास्ट हो गया मेमोरी। तो ये सारे जो कंपोनेंट है वो किससे जुड़े रहते हैं, मदरबोर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया।
तो भारत का जो पहला माइक्रो प्रोसेसर है वो IIT मद्रास ने है जो बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कौन सी पीढ़ी के अंदर हुआ था? सबसे पहली पीढ़ी के अंदर हमने पढ़ा था वैक्यूम ट्यूब, सेकंड के अंदर ट्रांजिस्टर, और थर्ड के अंदर हमने पढ़ा IC, और चौथी पीढ़ी के अंदर है जो माइक्रो प्रोसेसर का है जो यूज़ हुआ। चौथी पीढ़ी के अंदर माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ। नेक्स्ट है, CPU की चिप है जो किससे बनी होती है? यानी जो CPU की चिप है वो सिलिकॉन से बनी होती है। नेक्स्ट, मदरबोर्ड को कहते हैं, यानी मदरबोर्ड को क्या कहते हैं? तो मदरबोर्ड एक तरह का सर्किट है जिसको अपन बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिससे सारे कंपोनेंट है जो जुड़े रहते हैं। जैसे CPU के सारे कंपोनेंट है जो मदरबोर्ड से जुड़े रहते हैं, तो मदरबोर्ड को अपन बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट है, माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहते हैं? तो माइक्रो प्रोसेसर को अपन एक चिप कहते हैं, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर कैसा होता है? एक चिप के जैसा होता है। नेक्स्ट, प्रोजेक्टर के लिए कौन सा पोर्ट यूज़ होता है? तो देखिए, पोर्ट क्या होता है? पोर्ट उसको बोलते हैं जो कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। जैसे अपन USB को कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से, तो जो प्रोजेक्टर को जो कनेक्ट करने के लिए जो पोर्ट यूज़ होता है उसका नाम है HDMI। HDMI पोर्ट का यूज़ है जो कंप्यूटर से प्रोजेक्टर को जोड़ने के लिए है जो किया जाता है। और प्रोजेक्टर एक कैसी डिवाइस है? प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये अपन को डाटा है जो दिखाती है। नेक्स्ट है, CPU तक डाटा पहुंचने का समय। जैसे कोई भी निर्देश है जो आपने दिया कंप्यूटर को, तो CPU तक जो डाटा पहुंचने में जो टाइम लगता है उसको अपन बोलते हैं क्लॉक स्पीड। क्या बोलते हैं? क्लॉक स्पीड। ये उसको अपन बोलते हैं क्लॉक टाइम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इस क्लास के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में आपके लिए रामबाण साबित होंगे, और ये क्वेश्चन आपको सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो जुड़े रहिए आप और आनंद लेते रहिए क्लास का। नेक्स्ट है, अस्थायी स्टोरेज किसको बोलते हैं? तो अस्थायी स्टोरेज बोलते हैं बफर को, यानी जो बफरिंग होती है थोड़े टाइम के लिए, तो उसको अपन स्थायी स्टोरेज नहीं बोल सकते हैं, वो एक अस्थायी स्टोरेज होता है। अब साथियों, चैप्टर नंबर 3 है हमारा इनपुट डिवाइस, और अपन इनपुट डिवाइस के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन इसके अंदर करेंगे। अब देखिए, क्वेश्चन है, डाटा दर्ज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सबसे पहले डाटा को दर्ज करने के लिए किसका यूज किया जाता है? इनपुट डिवाइस, क्योंकि इनपुट डिवाइस का काम ही यही होता है डाटा को दर्ज करना, कंप्यूटर के अंदर डाटा को दर्ज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख इनपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं? तो देखिए, कीबोर्ड जिससे के द्वारा अपन कंप्यूटर से डाटा इंसर्ट करते हैं, माउस जिससे भी अपन डाटा को इंसर्ट करते हैं। तो देखिए, मेन इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इनपुट डिवाइस निम्न में से कौन सी हैं और कौन सी नहीं है। तो कुछ डिवाइस और हैं, जैसे स्कैनर। अपन कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं तो वो स्कैनर के द्वारा कंप्यूटर के अंदर सेव होता है, तो स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। एक हो जाएगा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी कैसी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। फिर हो जाएगा टच स्क्रीन, तो टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है। फिर हो जाएगा लाइट पेन, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। और एक बायोमेट्रिक में जो फिंगरप्रिंट लगाते हैं वो भी एक इनपुट डिवाइस है, फिंगरप्रिंट। तो ये सारे इनपुट डिवाइस हैं जो आपको याद होनी चाहिए। एक हो जाएगा माइक्रोफोन। माइक्रोफोन, तो ये सारी डिवाइस हैं जो इनपुट डिवाइस हैं जो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल इनपुट डिवाइस है? तो माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, और स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, कीबोर्ड पर कंट्रोल और शिफ्ट, यानी जो कंट्रोल और शिफ्ट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड कीज़। नेक्स्ट है, पॉइंटर डिवाइस नहीं है? तो पॉइंटर डिवाइस मैंने अभी बात की थी, जिसमें अपन कंप्यूटर से उसको ऐड करते हैं उस डिवाइस को, तो स्क्रीन के ऊपर अपन को ऐसे पॉइंटर के टाइप है जो दिखता है, तो उन सारे डिवाइसों को अपन बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस है। अब पॉइंटिंग डिवाइस से कौन कौन सी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है,
और फिर होता है टच स्क्रीन, एक पॉइंटिंग डिवाइस है टच स्क्रीन। और एक होती है जॉयस्टिक, एक पॉइंटिंग डिवाइस है। फिर एक होता है ट्रैक बॉल। ये सारी जो डिवाइसें हैं वो कैसे डिवाइस हैं? पॉइंटिंग डिवाइस हैं। तो आपको पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में पता होना चाहिए कि जब भी अपन कंप्यूटर के अंदर उन डिवाइस को ऐड करते हैं तो अपन को पॉइंट के रूप में जो साइन है जो दिखाई देता है, तो वो सारी डिवाइसें हैं वो पॉइंटिंग डिवाइसें कहलाती हैं। तो ये सारी डिवाइसें कैसी होती है? पॉइंटिंग डिवाइस से होती हैं। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है और कौन सी नहीं है। तो माउस, टच स्क्रीन और जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल। माउस, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक एंड ट्रैक बॉल। और ये सारी डिवाइसें कैसी हैं? पॉइंटिंग डिवाइस हैं। और जो भी ये डिवाइसें मैंने लिखी ये साथ में इनपुट डिवाइसें भी हैं। नेक्स्ट, दुकानों में स्कैन करने की तकनीक कौन सी है? तो दुकानों में अपन स्कैन किसके माध्यम से करते हैं? बार कोड के माध्यम से। नेक्स्ट, डाटा व कंट्रोल सिग्नल प्रदान करने वाली कौन सी डिवाइसें होती है? तो सारी इनपुट डिवाइस क्या करती हैं? डाटा और कंट्रोल को सिग्नल प्रदान करती हैं। नेक्स्ट, फोटोकॉपी जैसी इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो स्कैनर। स्कैनर भी कैसी डिवाइस है? एक इनपुट डिवाइस है जिससे अपन डाटा को है जो अंदर की तरफ स्टोर करते हैं। और एक प्रिंटर, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। सॉरी, प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि प्रिंट के द्वारा अपन डाटा को है जो बाहर प्राप्त करते हैं। तो इसका थोड़ा ध्यान रखें, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है और स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, ब्लैंक चेक पढ़ने की तकनीक। ब्लैंक चेक पढ़ने की तकनीक को बोलते हैं हम MICR, जिसकी फुल फॉर्म है मैग्नेटिक। ये फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो MICR, जब भी अपन बैंक के अंदर चेक लेके जाते हैं तो जो बैंक का जो क्लर्क है वो उसको स्कैन करते हैं, तो वो MICR को स्कैन करते हैं जिससे ब्लैंक चेक को है जो आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो उस तकनीक को बोलते हैं अपन MICR। OMR सीट पढ़ने की डिवाइस कौन सी है? तो OMR सीट डिवाइस पढ़ने की डिवाइस को अपन बोलते हैं OMR। तो OMR के द्वारा जो भी डाटा है उसको अपन रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट, मोशन डाटा प्रविष्ट करने की। मोशन का मतलब होता है गति। तो मैंने आपको अभी बताया कि जितने भी पॉइंटिंग डिवाइस होती है जिसके अंदर मोशन होता है, तो मोशन डिवाइस कौन सी है? ट्रैक बॉल। और ट्रैक बॉल एक कैसी डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तलिखित इनपुट बदलने वाली डिवाइस। यानी आपने हाथ से कोई भी नाम लिखा, जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी नाम लिखा अपने हाथ से, और ये डिजिटाइज़र क्या करता है? इस हस्तलिखित इंफॉर्मेशन को इनपुट में बदलने का काम है जो डिजिटाइज़र करता है। तो इसका ध्यान रख लेना, हस्तलिखित इनपुट बदलने वाली डिवाइस कौन सी है? डिजिटाइज़र। नेक्स्ट है लैपटॉप की सामान्य इनपुट यूनिट। यानी लैपटॉप की इनपुट कौन सी यूनिट है? तो टच पैड है जो लैपटॉप की सामान्य इनपुट यूनिट है। नेक्स्ट है आवाज़ इनपुट करने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग करते हैं? तो आवाज़ इनपुट करने के लिए अपन माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं, जो अपने मोबाइल के अंदर ऐसा सिंबल बना रहता है जिसके ऊपर अपन क्लिक करते हैं और फिर आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं और किसी को भेजते हैं। तो ये जितनी भी हैं डिवाइस है वो कैसी डिवाइस हैं? इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट है GUI में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है? GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो GUI बेस्ड कौन सी डिवाइस है? वो है माउस। ये आपको ध्यान रख लेना। और ये कैसी डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्स लॉक जैसी की। तो कैप्स लॉक जैसी की को अपन बोलते हैं टॉगल की। अब कैप्स लॉक क्या होता है? कैप्स लॉक कीबोर्ड के ऊपर या कंप्यूटर के अंदर एक लॉक होता है जिसको अपन दबाने के बाद कोई भी डिजिट है, जैसे अपने ए को दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो वो कैपिटल के अंदर आएगा, फिर स्मॉल बी को दबाएंगे तो वो कैपिटल बी के अंदर आएगा। तो कैप्स लॉक के अंदर क्या होता है? कैपिटल लेटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, किसी की को दबाकर रखने पर रिपीट होता है।
तो देखिए किसी भी की को दबा कर रखने पर रिपीट होता है, उसको अपन बोलते हैं टाइपमैटिक, जिससे वो कंटिन्यू प्रोसेस होता रहता है। नेक्स्ट, न्यूमरिक पैड पर कितनी कीज़ होती है? तो न्यूमरिक पैड पर टोटल कीज़ होती है वो होती हैं 17। नेक्स्ट, कर्सर के बाईं ओर कैरेक्टर डिलीट करने वाली की, जैसे मैंने अपना नाम लिखा, अब ये क्या बोल रहा है, कर्सर के बाईं तरफ, जैसे यहाँ पर कर्सर है, सपोज़ यहाँ पर ये कर्सर है, तो ये इसकी लेफ़्ट साइड है, ये इसकी राइट साइड है। अब बोल रहे हैं कर्सर के बाईं तरफ, बाईं तरफ का मतलब होता है लेफ़्ट साइड, यानी इस एन को डिलीट करना है तो कर्सर को यहाँ ला के छोड़ेंगे अपन, और इस एन को डिलीट करने के लिए अपन क्या दबाएंगे, बैक स्पेस। तो कर्सर के बाईं ओर कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए कौन सी की यूज़ होती है, वो यूज़ होती है बैक स्पेस। और बैक स्पेस हमेशा बाईं तरफ यानी लेफ़्ट साइड वाली कैरेक्टर होते हैं उनको है जो डिलीट करता है। नेक्स्ट, संगीत उपकरण जोड़ने वाला पोर्ट। तो संगीत उपकरण जोड़ने के लिए जो पोर्ट यूज़ होता है उसका नाम है MIDI। ये ध्यान रख लेना, आगे हमने पढ़ा था प्रोजेक्टर को जोड़ने के लिए कौन सा पोर्ट यूज़ होता है, और अभी अपन पढ़ रहे हैं संगीत उपकरण को जोड़ने के लिए। तो संगीत उपकरण को जोड़ने के लिए जो पोर्ट यूज़ होता है उसका नाम है MIDI। नेक्स्ट है लाइन की शुरुआत में जाने के लिए, यानी अब आप कोई भी डॉक्यूमेंट है, अगर 200 पेजेस का कोई डॉक्यूमेंट है और उसके अंदर आप कहीं पर भी हो, जैसे 100 पेज पे हो और आपको फर्स्ट पेज पे जाना है, तब आप होम की प्रेस करोगे तो आप कोई भी लाइन है उसकी शुरुआत के अंदर आराम से है जो जा सकते हो। नेक्स्ट, इमेज वीडियो कैप्चर करने वाली। तो इमेज और वीडियो को कैप्चर करने के लिए अपन वेब कैमरा को यूज़ लेते हैं। किसको यूज़ लेते हैं, वेब कैमरा, जो अक्सर अपन देखते हैं कि जो लैपटॉप और कंप्यूटर इनके ऊपर ऐसे लगाया जाता है। और हमने जब आधार कार्ड को बनवाया था तब हमारी जो इमेज है वो वेब कैमरे से ही कैप्चर की गई थी, ठीक है ना। तो वेब कैमरा क्या होता है, जो कंप्यूटर होता है और जो लैपटॉप होता है उसके ऊपर अपन ये कैमरा लगाते हैं, इसको अपन बोलते हैं वेब कैमरा। और ये वेब कैमरा क्या करता है, इमेज और वीडियो को कैप्चर करता है। एक साथ इनपुट व आउटपुट डिवाइस। तो ध्यान रख लेना, इनपुट और आउटपुट एक साथ जो डिवाइस है उसका नाम है मॉडेम, यानी मॉडेम इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी डिवाइस हैं जो इनपुट भी हैं और आउटपुट भी हैं। तो ध्यान रख लेना, एक तो टच स्क्रीन, टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस भी है और एक आउटपुट डिवाइस भी है। फिर एक आता है मॉडेम, मॉडेम भी एक इनपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस है। एक आता है USB ड्राइव, USB ड्राइव, और एक आती है POS मशीन जिसको अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन। ये भी कैसी डिवाइस है, इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट, या इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है या दोनों। तो ध्यान रख लेना, टच स्क्रीन और मॉडेम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो टच स्क्रीन और मॉडेम इनपुट भी हैं और आउटपुट भी, यानी डाटा को ये अंदर भी भेजते हैं और उनसे इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं, तो ये याद रखना है आपको। फिर होता है सिलेक्शन या हाईलाइट करने वाली डिवाइस। जैसे कोई भी नाम लिखा है, जैसे कोई भी नाम लिखा है और इसको अपन को हाईलाइट करना है, तो इसको हाईलाइट करने के लिए अपन माउस से जाएंगे और इसके ऊपर डबल क्लिक करते ही ये है जो हाईलाइट हो जाएगा। तो हाईलाइट या सिलेक्शन के लिए, यानी कोई भी इमेज या कोई भी लाइन को अपन को सिलेक्ट करना है तो माउस की सहायता से हम उसको आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिलेक्ट करने के वाली डिवाइस कौन सी है, माउस। नेक्स्ट चैप्टर है साथियों हमारा आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट प्राप्त करने की अनुमति देती है और जो भी डाटा है उनको अपन को इन्फॉर्मेशन के रूप में है जो मिलता है। तो डाटा इन्फॉर्मेशन के रूप में किसकी सहायता से मिलता है, आउटपुट की सहायता से। अब आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है, तो अभी हमने पढ़ा था जॉयस्टिक है जो एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, RGB का फुल फॉर्म क्या है, तो RGB का फुल फॉर्म होता है रेड, ग्रीन और ब्लू। और कंप्यूटर में RGB बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रख लेना, रेड, ग्रीन और ब्लू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट, इमेज और GUI दिखाने वाला। तो ये होता है मॉनिटर, यानी मॉनिटर में अपन क्या करते हैं, टेक्स्ट भी देख सकते हैं,
इमेज भी देख सकते हैं और उसका ग्राफिक्स भी देख सकते हैं। तो ये दिखाने का काम कौन करता है? मॉनिटर। और मॉनिटर एक ऐसी यूनिट है, तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है जो मॉनिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक्सल की संख्या, यानी पिक्सल की संख्या बताती है कि उसका रिजोल्यूशन कितना है। तो पिक्सल जितना अच्छा होगा उतना ही उसका रिजोल्यूशन अच्छा होगा। नेक्स्ट, मॉनिटर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, जैसे ये मॉनिटर है, ये लंबा इतना है 32 इंच और चौड़ा मान लेते हैं अपन 20 इंच है। तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है, यानी 32 और 20 का जो रेशियो है, उसको अपन बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो। तो मॉनिटर की लंबाई और चौड़ाई के जो अनुपात है उसको अपन बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो। CRT की फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो C का मतलब होता है कैथोड, R का मतलब होता है रे और T का होता है ट्यूब। तो CRT की फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट है बड़ी संख्या में प्रेजेंटेशन दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रोजेक्टर का। क्योंकि अपन एक रूम के अंदर सीमित लोगों को दिखाने के लिए तो अपन मॉनिटर का यूज़ ले सकते हैं, लेकिन एक बड़े प्रोजेक्टर, जैसे अपन मूवी देखते हैं सिनेमा हॉल के अंदर, मूवी के अंदर काफ़ी लोगों को वो प्रेजेंटेशन दिखाना है, तो उसके लिए अपन क्या यूज़ लेते हैं? प्रोजेक्टर। और प्रोजेक्टर कैसी डिवाइस है? तो प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है। तो ध्यान रख लेना, बड़ी संख्या में प्रेजेंटेशन को दर्शाने के लिए अपन प्रोजेक्टर का यूज़ है जो लेते हैं। जैसे मूवी सिनेमा हॉल के अंदर अपन मूवी को देखते हैं, तो मूवी प्रोजेक्टर के द्वारा हम उसको देखते हैं। नेक्स्ट, रिबन का उपयोग करने वाला प्रिंटर। तो रिबन का जो उपयोग करता है वो करता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो देखिए प्रिंटर जितने भी हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको प्रिंटर के बारे में बता देता हूँ कि प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए प्रिंटर को अपन दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो प्रिंटर बोलते हैं उसको बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट का मतलब होता है जब भी वो प्रिंट करते हैं तो कुछ ना कुछ अपना इम्पैक्ट छोड़ते हैं। तो एक तो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और सेकंड होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इम्पैक्ट प्रिंटर भी दो प्रकार का होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर भी कितने प्रकार का है? दो प्रकार का होता है, जिसमें पहले प्रकार को तो अपन बोलते हैं कैरेक्टर प्रिंटर, जो कैरेक्टर प्रिंट करता है, और दूसरा होता है लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर का मतलब होता है ओनली कैरेक्टर, जैसे एस, इसको प्रिंट करेगा, और लाइन प्रिंटर यानी पूरी लाइन को प्रिंट करेगा एक साथ। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर दो प्रिंटर होते हैं, एक तो कैरेक्टर और एक होता है लाइन प्रिंटर। और कैरेक्टर प्रिंटर के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? तो ये ध्यान रख लेना, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एक तो हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और एक हो जाएगा डेजी व्हील प्रिंटर। ये ध्यान रख लेना, एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो कैरेक्टर प्रिंटर है। तो कैरेक्टर प्रिंटर कौन से होते हैं? डॉट और डेजी। ड से याद रख लेना, दोनों ड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो डॉट और डेजी। अब लाइन प्रिंटर के अंदर होता है कि ऐसा प्रिंटर जो पूरी लाइन को प्रिंट करता है। तो उनमें सबसे पहला तो है ड्रम प्रिंटर और सेकंड है चेन प्रिंटर। तो ये दोनों प्रिंटर हैं जो पूरी लाइन को प्रिंट एक साथ करते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से है? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर है लेज़र प्रिंटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेज़र वाला, लेज़र प्रिंटर। फिर आता है थर्मल प्रिंटर, और फिर आता है इंकजेट प्रिंटर। ये तीन एग्जाम्पल हैं जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के हैं। तो आप क्या करें कि तीनों में से इन दोनों डिवाइडेशन में से नॉन इम्पैक्ट को याद कर ले या इम्पैक्ट को याद कर ले, जिससे आपका काम है जो आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल आउटपुट डिवाइस से कौन कौन सी है? तो आउटपुट के अंदर देखो प्लॉटर क्या करता है? बड़े बड़े पोस्टर को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। जितने भी अपन बड़े बड़े होर्डिंग्स देखते हैं तो इनको प्रिंट करने के लिए है जो प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। फिर प्रिंटर और मॉनिटर, ये तीनों हैं जो आउटपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट है एटीएम में कौन सा प्रिंटर है जो प्रयुक्त होता है? तो एटीएम की
फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और एटीएम में कौन सा प्रिंटर यूज़ होता है, तो एटीएम में होता है थर्मल प्रिंटर। कौन सा यूज़ होता है, थर्मल। और जितने भी ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है ना, ये अभी लेटेस्ट हैं। जितने भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं अभी के लेटेस्ट हैं, क्योंकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर काफ़ी फास्ट काम करते हैं। तो एटीएम के अंदर जो प्रिंटर यूज़ होता है उसको अपन बोलते हैं थर्मल प्रिंटर। और थर्मल प्रिंटर कैसा प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेजी व्हील प्रिंटर कैसा है। अभी हमने पढ़ा था डेजी व्हील। तो डेजी व्हील प्रिंटर कैसा है, इम्पैक्ट प्रिंटर। ये इम्पैक्ट को छोड़ता है, यानी ये सिंगल कैरेक्टर को, पुराने टाइम में जो प्रिंटर आते थे ना, पहले कैरेक्टर लिखे होते थे, फिर कैरेक्टर टाइप होते थे, फिर धीरे धीरे लाइनें स्टार्ट होने लगी। अब सारा काम पूरा ऑटोमेटिक होने लग गया है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से। तो इम्पैक्ट प्रिंटर कैसे प्रिंटर हैं, तो ध्यान रख लेना, डेजी व्हील प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। और ये डेजी व्हील है जो कैरेक्टर को टाइप करता है, यानी एक एक कैरेक्टर को टाइप करता है, पहले एस, फिर ए, फिर एन, फिर जे, फिर ए, फिर वाई, यानी धीरे धीरे इनको है जो टाइप करने का काम कौन करता है, डेजी व्हील प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट ग्राफिक्स देने वाला, यानी वर्तमान समय में अब कौन सा प्रिंटर है जो सबसे अच्छा आता है। तो सबसे जो अच्छा प्रिंटर आता है वो आता है लेज़र प्रिंटर। कौन सा आता है, लेज़र प्रिंटर। और बेस्ट ग्राफिक्स देता है लेज़र प्रिंटर। और लेज़र प्रिंटर कैसा प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट, यानी कोई भी इम्पैक्ट ये जो नहीं छोड़ता है। तो ध्यान रख लेना, लेज़र प्रिंटर कैसा प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट के अंदर आपको 3 याद रखना है, एक तो लेज़र याद रखना है, एक याद रखना है थर्मल प्रिंटर, और एक याद रखना है ना इंकजेट। ये 3 प्रिंटर हैं, वो कैसे प्रिंटर हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फिर होता है प्रोटेक्शन और पावर बैकअप के देने वाला, तो ये होता है यूपीएस। क्या करता है कि जब भी कंप्यूटर की पावर की सप्लाई बंद हो जाती है, तो कंप्यूटर को बंद होने से बचाने के लिए जो सप्लाई का पावर बैक देता है वो देता है यूपीएस, यानी ये पावर सप्लाई का कार्य है जो करता है। नेक्स्ट, कीबोर्ड के ऊपर वाली की, यानी सबसे ऊपर कीबोर्ड के ऊपर लिखा होता है कि F1, F2, F3, तो ये F से होता है फंक्शन। तो कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाली जो की होती है उसको अपन बोलते हैं फंक्शन की। नेक्स्ट है मॉनिटर व प्रिंटर कहलाते हैं। तो मॉनिटर और प्रिंटर कहलाते हैं पेरिफेरल यूनिट। अब ध्यान रख लेना, पेरिफेरल डिवाइस से कौन कौन सी होती हैं। पेरिफेरल का मतलब होता है एक सीक्वेंस के अंदर सबको जोड़ना। तो ये ध्यान रख लेना, मॉनिटर और प्रिंटर कैसी डिवाइसेज हैं, पेरिफेरल डिवाइस। नेक्स्ट होता है एक पिक्सल में कलर की संख्या। तो एक पिक्सल में जो कलर की संख्या है वो बताती है अपन को कलर पिगमेंट के बारे में। नेक्स्ट HD, अपन बोलते हैं ना फुल HD, SVGA और VGA, ये किससे संबंधित है, तो ये क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले बताती है कि डिस्प्ले की क्वालिटी है जो कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर की साइज कैसे मापी जाती है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि 32 इंच की LED, तो जो मॉनिटर की जो साइज है वो इंचेज हैं, वो मापते हैं अपन डायगनली, ऐसे 32 इंच ऐसे डायगनली होता है, ऐसे नहीं होता है, लंबाई नहीं मापते हैं, उसकी चौड़ाई नहीं मापते हैं। कोई भी मॉनिटर होगा उसकी जो साइज़ होती है उसको अपन मापते हैं डायगनली, जिसको अपन हिंदी के अंदर बोलते हैं विकिरणी, ऐसे। ये अगर ये 32 है तो अपन बोलेंगे कि जो मॉनिटर है वो 32 इंच का है। ये अगर 48 है तो अपन बोलेंगे मॉनिटर है जो 48 इंच का है। तो मॉनिटर की जो साइज़ है वो हमेशा कैसी मापी जाती है, डायगनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार में एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करता है। मैंने आपको बताया था ना, एक बार में एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करने वाले जो प्रिंटर होते हैं उसको अपन बोलते हैं कैरेक्टर प्रिंटर। और इन कैरेक्टर प्रिंटर के नाम आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। एक तो डॉट मैट्रिक्स, कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स। ये ऐसे प्रिंटर हैं जो एक टाइम में बस एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं। एक तो हो गया डॉट मैट्रिक्स और सेकंड हो गया डेजी व्हील, डेजी व्हील। नेक्स्ट है प्रिंटर में DPI की फुल फॉर्म क्या है। तो प्रिंटिंग में DPI की फुल फॉर्म होती है डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच इसकी फुल फॉर्म है जो आपको आनी चाहिए प्रिंटिंग में DPI। तो DPI होता है डॉट्स पर इंच।
नेक्स्ट क्वेश्चन होता है डिजिटल सिग्नल को उपयोगी में बदलने के लिए, यानी डिजिटल को उपयोगी सिग्नल में बदलने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज़ किया जाता है? तो वो डिवाइस होती है आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट है डेजी व्हील प्रिंटर कैसा प्रिंटर है? मैंने क्या बोला, प्रिंटर का आप वो चार्ट याद रखोगे तो सारे क्वेश्चन आपके उसमें से हो जाएंगे। जो चार्ट मैंने शुरुआत के अंदर आपको बताया है कि प्रिंटर दो प्रकार का होता है, एक तो इम्पैक्ट होता है, सेकंड नॉन इम्पैक्ट होता है। और इम्पैक्ट के अंदर भी दो प्रकार का होता है, एक तो कैरेक्टर और एक होता है लाइन प्रिंटिंग। तो ध्यान रख लेना, डेजी व्हील प्रिंटर कैसा प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर है। और इम्पैक्ट के अंदर भी ये किसका इम्पैक्ट करता है? कैरेक्टर को, यानी ये सिंगल कैरेक्टर को है जो टाइप है जो करता है। तो डेजी व्हील प्रिंटर कैसा प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल सिग्नल कन्वर्ट करने वाली डिवाइस कौन सी है? तो डिजिटल सिग्नल को जो कन्वर्ट करने वाली जो डिवाइस है वो है आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीडी और एलईडी से पहले मॉनिटर में कौन सी रेज यूज़ होती थी? तो वो होती थी कैथोड रे ट्यूब। कौन सी यूज़ होती थी? कैथोड रे ट्यूब, जिसको अपन बोलते हैं CRT। तो इस CRT की फुल फॉर्म भी आपको आनी चाहिए, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं, यानी सॉफ्ट कॉपी नहीं देती अपन को, तो वो देती है प्लॉटर। नेक्स्ट है पिक्सल में वर्टिकल गैप बताने वाली तकनीक। तो पिक्सल में जो वर्टिकल गैप बताने वाली जो तकनीक है जिसको अपन बोलते हैं DPI, जिसको अपन बोलते हैं डॉट पिच। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मेमोरी। तो अब अपन पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में। मेमोरी के बारे में भी आप अपन डिटेल से पढ़ेंगे जिससे आपका क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में गलत ना हो। देखिए प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप की होती हैं? तो देखिए प्राथमिक मेमोरी दो टाइप की होती है, एक होती है रैम। प्राथमिक का मतलब होता है जो कंप्यूटर के साथ आती है। एक होती है रैम, दूसरी होती है रोम। रैम की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। और ध्यान रख लेना, रैम होती है वो होती है अस्थायी मेमोरी, यानी परमानेंट नहीं होती है। रैम कैसी होती है? अस्थायी। और रोम होती है वो एक स्थायी मेमोरी होती है, यानी अगर आप लाइट चली जाएगी तब भी वो कंप्यूटर के अंदर सेव रहेगी। और ध्यान रख लेना रैम थोड़ी फास्ट होती है। रैम कितनी होती है? फास्ट होती है, जबकि रोम की जो स्पीड होती है वो थोड़ी स्लो होती है। अब रैम भी आगे पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। तो रैम आगे कौन कौन से पार्ट के अंदर डिवाइड है? तो रैम के ये दो पार्ट्स आपको ध्यान रख लेना है। एक तो रैम होती है एस रैम, एस का मतलब होता है स्टैटिक। और एक होती है अपन की डी रैम। रैम की फुल फॉर्म तो वही रहेगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, एस की मीनिंग होती है स्टैटिक। और डी का मतलब होता है डायनेमिक। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एस रैम की फुल फॉर्म क्या है? तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और डी रैम की फुल फॉर्म क्या है? वो है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब जो रोम होती हैं वो भी तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पी रोम, जिसको अपन बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और नेक्स्ट होती है ईपी रोम। और थर्ड होती हैं ई पी रोम। तो ये तीनों आपको याद होनी चाहिए। तो रैम तो दो प्रकार की होती है और रोम कितने प्रकार की होती है? तीन। और ये जो हमने डिवाइडेशन पढ़ा ये पढ़ा था प्राइमरी मेमोरी का, जो कंप्यूटर के साथ आती है। तो देखिए पावर बंद होने पर सूचना किस में सुरक्षित रहेगी? तो सूचना उसी में सुरक्षित रहेगी जो मेमोरी कैसी है? परमानेंट। तो परमानेंट मेमोरी कौन है? रोम। नेक्स्ट कैच मेमोरी क्या स्टोरेज करती है? तो कैच मेमोरी मैंने आपको बताई थी सबसे फास्ट मेमोरी होती है। कैच मेमोरी कैसी होती है? सबसे फास्ट होती है। और ये थोड़े टाइम के लिए जो इस्तेमाल करने वाले डाटा और इंस्ट्रक्शन है उनको स्टोर करने का काम है जो कैच मेमोरी करती है। यानी CPU को कोई भी डाटा भेजना है तो उसको बीच में रोक के
रखने का काम कौन करती है? कैच मेमोरी। और कैच मेमोरी अपने पास डाटा को थोड़े समय के लिए ही रखती है। नेक्स्ट, डी रैम में डी का मतलब क्या है? अभी मैंने बताया था डी रैम में डी का मतलब होता है डायनेमिक। क्या होता है? डायनेमिक। नेक्स्ट, बार बार रिफ्रेश होने वाली मेमोरी, यानी ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा? तो उसका नाम भी है डी रैम, जिसको अपन बोलते हैं डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी ये ऐसी मेमोरी है जिसको आपको रिफ्रेश करते रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है सबसे तेज़ मेमोरी। अभी हमने बताया था कैच मेमोरी है जो सबसे तेज़ है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो सबसे फास्ट है, तो अपना आंसर रहेगा कैच मेमोरी। नेक्स्ट है स्थायी मेमोरी का रूप है। तो मैंने क्या बोला था, जितने भी रोम हैं और उन रोम के जो टाइप हैं वो सारे कैसे हैं? स्थायी। तो ये सारी मेमोरी कैसी कैसी है? स्थायी मेमोरी। नेक्स्ट है PROM की फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, रोम की फुल फॉर्म तो आप सभी को याद है कि रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। और इस P का मतलब होता है प्रोग्रामेबल। क्या होता है? प्रोग्रामेबल। तो ये इनका ध्यान रखना है आपको, P का मतलब क्या होता है, S का मतलब क्या होता है और D का क्या होता है। नेक्स्ट, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? अभी तक हमने जो मेमोरी पढ़ी थी वो सारी प्राथमिक मेमोरी पढ़ी थी। और मेनली प्राथमिक मेमोरी जो कंप्यूटर के साथ आती हैं वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है रैम और दूसरी होती है रोम। और फ्लॉपी डिस्क ध्यान रख लेना, कंप्यूटर के साथ नहीं आती हैं, ये एक सेकेंडरी मेमोरी है जिसको अपन बोल सकते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। नेक्स्ट है USB से जुड़ने वाली छोटी डिवाइस कौन सी है? तो अपन को पता है कि USB एक प्रकार का पोर्ट है जो डिवाइसों को जोड़ने का काम है जो करता है। तो USB से जुड़ने वाली सबसे छोटी जो डिवाइस है वो है पेन ड्राइव। बाकी वाली जो अदर जितनी भी डिवाइस है वो पेन ड्राइव से क्या है? बड़ी डिवाइसेस है। नेक्स्ट है CD में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया है। यानी अपन CD लेके आते हैं, उसमें कोई भी डाटा कैसे कॉपी होता है, तो उस कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस, उसको अपन बोलते हैं बर्निंग। क्या बोलते हैं? बर्निंग। तो इसका ध्यान रख लेना, CPU में कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन? बर्निंग। नेक्स्ट होता है WORM का फुल फॉर्म क्या है? तो WORM का मतलब होता है राइट वंस रीड मैनी। यानी इसको आप एक बार लिखो और बार बार पढ़ो। जिस प्रकार कंप्यूटर के अंदर रोम आती है उसको एक बार ही लिखा जाता है, वह कभी भी नहीं मिटती हैं। तो वो राइट तो होती है वंस, और उसको रीड अपन कितनी टाइम कर सकते हैं? तो WORM की फुल फॉर्म है राइट वंस रीड मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक स्टोरेज कैपेसिटी की वाली सेकेंडरी मेमोरी। यानी ऐसी कौन सी मेमोरी है, और मेमोरी में भी कौन सी बतानी है आपको? सेकेंडरी मेमोरी, जिसके अंदर डाटा है जो सबसे ज़्यादा स्टोर रह सकता है और उसकी कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है। तो उस डिवाइस का नाम है हार्ड डिस्क। डिवाइस का नाम क्या है? हार्ड डिस्क। और स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन रखने वाली स्थायी मेमोरी, तो सबसे स्टार्टअप रखने वाली कौन सी है? रोम। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से कौन सी हैं? तो सेकेंडरी एक तो ऑप्टिकल डिस्क हो गई, मैग्नेटिक टेप हो गया, और एक हो जाएगा फ्लॉपी डिस्क हो गया, एक हार्ड डिस्क हो गई। ये सारी डिवाइसें कैसी हैं? ये सारी डिवाइसें हैं जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CDRW की क्या विशेषता है? तो ये बार बार डाटा को स्टोर करने का काम है जो CDRW करती है। नेक्स्ट, हार्डवेयर से क्या मतलब है? तो हार्डवेयर का मतलब होता है जो भी भौतिक उपकरण, भौतिक का मतलब होता है जिसको अपन देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक तो देख भी सकते हैं और उनको छू भी सकते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, तो कीबोर्ड एक हार्डवेयर है क्योंकि कीबोर्ड को अपन देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। एक अपना प्रिंटर हो गया, इसको अपन देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। एक माउस हो गया। ये जितने भी डिवाइस हैं आपको बस इतना याद रखना है कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसको अपन देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। तो वो सारी डिवाइस किसके अंदर आती हैं? हार्डवेयर के अंदर आती हैं। नेक्स्ट, ऑक्सिलरी मेमोरी, जिसको अपन सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं, जो अभी डिस्कस किया है, जितनी भी हार्ड डिस्क हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गई, ये सारी डिवाइस कैसी होती हैं?
ऑक्सिलरी मेमोरी। और मैग्नेटिक डिस्क पर जो परत होती है वो होती है आयरन की, यानी लोहे की परत है जो मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर होती है। तो इसका ध्यान रख लेना है कि मैग्नेटिक डिस्क पर कैसी परत होती है, तो मैग्नेटिक डिस्क पर लोहे की परत होती है। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग एड्रेस कहाँ स्टोर होता है, तो जो भी डाटा प्रोसेस होता है वो मेमोरी के अंदर स्टोर होता है और मेमोरी में रजिस्टर के अंदर है जो स्टोर होता है। नेक्स्ट, क्रमानुसार सूचना प्राप्त करने वाला, यानी एक सीक्वेंस के अंदर सूचनाओं को रखता है, तो वो रखता है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप, जो सीक्वेंस के अंदर सूचनाओं को रखने का काम कौन करता है, मैग्नेटिक टेप। फिर होता है हार्ड डिस्क पर डाटा कहाँ स्टोर होता है, तो जो हार्ड डिस्क होती है ना उसमें प्लेटर्स होते हैं और प्लेटर्स के ऊपर जितना भी डाटा है वो स्टोर होता है। और ध्यान रख लेना, हार्ड डिस्क स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट है, स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट है। नेक्स्ट, ब्लू रे डिस्क में उपयोग होता है, तो लेज़र का यूज़ है जो यूज़ होता है। और कौन सी लेज़र यूज़ होती है ब्लू रे डिस्क में, तो वो होती है नीली लेज़र बीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क को ट्रैक व सेक्टर में विभाजित करना। जैसे ये कोई भी डिस्क है उसको ट्रैक, ऐसे ट्रैक होते हैं और फिर उनको सेक्टर के अंदर डिवाइड करना, तो ये कहलाता है फॉर्मेटिंग। क्या कहलाता है, फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट, कंप्यूटर ऑन होते ही सबसे पहले चलने वाला प्रोग्राम, तो कंप्यूटर जब भी ऑन होता है तो सबसे पहले जो प्रक्रिया होती है जिसको अपन बोलते हैं पोस्ट। क्या बोलते हैं, पोस्ट। नेक्स्ट होता है CMOS की फुल फॉर्म क्या है, तो C का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री, M का मतलब होता है मेटल, O का हो जाएगा ऑक्साइड, फिर हो जाएगा सेमीकंडक्टर। तो CMOS की फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री, मेटल, ऑक्साइड, सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, यानी ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको अपन इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं। जो अभी हमने पढ़ी थी रोम के टाइप में EEPROM की पढ़ी थी, EEPROM, जिसकी फुल फॉर्म में ये होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको अपन इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं, तो उसका नाम है EEPROM, जिसको अपन बोलते हैं फ्लेक्स। फिर होता है EEPROM की फुल फॉर्म क्या है, तो EEPROM की इलेक्ट्रिकली इरेज का मतलब होता है साफ करना, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट होता है पाटा का फुल फॉर्म, तो पाटा का फुल फॉर्म होता है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। नेक्स्ट होता है सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट कौन सी है, तो सबसे बड़ी मेमोरी यूनिट होती है उसको बोलते हैं अपन एक्साबाइट। क्या बोलते हैं, एक्साबाइट। और देखिए मेमोरी यूनिट से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, तो अगर आपको पूछा है कि सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी तो होती है बिट, और उससे बड़ी कौन सी है, तो उससे बड़ी होती है बाइट। बिट से बड़ी क्या होती है, बाइट। और फिर बाइट से बड़ा होता है किलो बाइट, जिसको अपन बोलते हैं KB। और किलोबाइट से बड़ा होता है मेगाबाइट, जिसको अपन बोलते हैं MB। और मेगाबाइट से जो बड़ा होता है जिसको अपन बोलते हैं गीगाबाइट, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे अपन GB। और GB से जो बड़ा होता है जिसको अपन बोलते हैं टेराबाइट, इसको अपन बोलेंगे TB। और TB से जो बड़ा होता है वो होता है पेटाबाइट, जिसको अपन बोलेंगे PB। और PB से बड़ा होता है जिसको अपन बोलते हैं एक्साबाइट, और एक्साबाइट को अपन शॉर्ट में लिखेंगे EB। और एक्साबाइट से भी जो बड़ा होता है उसको अपन बोलते हैं जेटाबाइट, जेटाबाइट को लिखेंगे अपन ZB। और जेटाबाइट से भी बड़ा होता है जिसको अपन बोलेंगे YB, इसको अपन बोलते हैं योटाबाइट। तो सबसे जो बड़ी यूनिट है वो है योटाबाइट। क्या है, योटाबाइट। और सबसे छोटी जो यूनिट है वो है बिट। सबसे छोटी यूनिट है वो कौन सी है, बिट। और आपको ध्यान रख लेना है एक बाइट के अंदर कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं। 8 बाइट के अंदर कितने बिट होते हैं, 8। और बाकी वाला तुम याद रख सकते हो कि 1 KB के अंदर कितने बाइट होते हैं, तो 1024, ये सारे 1024। तो ये सीक्वेंस है जो आप सभी को याद होनी चाहिए, यहाँ से एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है 1 KB के अंदर कितने बाइट होते हैं, तो देखिए 1 KB के अंदर अपन को पता है 1024 बाइट होते हैं। कितने होते हैं, 1024 बाइट। और यहाँ पर क्वेश्चन को घुमा के ऐसे लिख दिया 2 की पावर 10,
तो 2 की पावर 10 का मतलब होता है 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करना। 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 10 बार। तो जब भी आप 2 को 10 बार मल्टीप्लाई करोगे और आंसर निकालोगे तो आंसर इतने आएगा 1024 बाइट। तो 1 KB के अंदर कितना बाइट होता है? 1024 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1024 जोटा बाइट के अंदर एक योटा बाइट है जो होता है। ये जो ऊपर जो मैंने आपको टेबल बताई है इसको याद आपको रखना है। नेक्स्ट होता है SSD की फुल फॉर्म क्या होती है? तो S का मतलब होता है सॉलिड, फिर नेक्स्ट X का स्टेट ड्राइव। तो SSD की फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट होती है बस का प्रकार नहीं है, तो बस एक सीक्वेंस है जो नहीं है, क्योंकि बस टोपोलॉजी के अंदर अलग अलग है जिसको मैं अपन डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट कौन कौन सा पार्ट है उसको अपन देखते हैं। साथियों नेक्स्ट चैप्टर का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम से एग्ज़ाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? सारे काम को ऑपरेट करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है एक सॉफ्टवेयर जो विभिन्न कार्यों के रिसोर्स मैनेजमेंट का कार्य करता है, यानी एज ए मैनेजर ये काम है जो सारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक साथ कई एप्लीकेशन चलाना है, यानी एक साथ एक से ज़्यादा। तो एक साथ एक से ज़्यादा चलाने वाले को अपन बोलते हैं मल्टी, तो इसको अपन बोलेंगे मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट होता है विंडो 10 में डेट और टाइम कहाँ होता है? तो विंडो 10 में डेट एंड टाइम टास्क बार के अंदर होता है। जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है उसमें सबसे नीचे वाला जो होता है उसको अपन बोलते हैं टास्क बार, और इस टास्क बार के अंदर ही क्या होता है? डेट एंड टाइम। नेक्स्ट बूटअप के समय BIOS। तो बूटअप के समय BIOS का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी जब भी आप कंप्यूटर को चालू करेंगे तो कंप्यूटर को चालू करते समय जो सबसे पहली प्रक्रिया होती है जिसको अपन बोलते हैं पोस्ट, और इस पोस्ट की फुल फॉर्म भी अपन को पता है क्या होती है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी ये टेस्ट करता है कि सारे हार्डवेयर और सारे सही है या नहीं है, तो इसको अपन बोलते हैं बूटअप। वार्म बूटिंग क्या होती है? बूटिंग को मैंने ये क्वेश्चन आपको बता दिया है कि 2 बार, एक तो होती है वार्म बूटिंग, एक होती है कोल्ड बूटिंग। तो रीसेट बटन दबाने के लिए या कंट्रोल के साथ आप अल्ट और फिर डिलीट करके उसको स्टार्ट करोगे तो जो बूटिंग होगी उसको अपन बोलेंगे वार्म बूटिंग। नेक्स्ट होता है PDA-OS किस प्रकार का सिस्टम है? तो PDA ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंगल यूज़र है, यानी इसमें यूज़र तो सिंगल होगा लेकिन काम है जो ज़्यादा कर सकता है, इसलिए इसको बोलेंगे मल्टीटास्क, यानी यूज़र एक ही होगा। PDA ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज़र कितना होगा? एक, लेकिन ये काम बहुत सारे कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं अपन सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम या बैच प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? तो बैच प्रोसेसिंग क्या करता है? बड़ी बड़ी फाइलों के अंदर जो प्रोसेस काम करने का कार्य कौन करता है? बैच प्रोसेसिंग। नेक्स्ट मोबाइल कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अपन यूज़ लेते हैं? मोबाइल ये एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, लेकिन मोबाइल के अंदर कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य मैंने आपको बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम एक मैनेजर की तरह काम करता है, तो ये रिसोर्स मैनेजर का जो काम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। नेक्स्ट है विंडो 95, विंडो 98 और विंडो 98 ये क्या है? सारे ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं इसका क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसके अलावा कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ भी एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर के अंदर यूज़ होता है। और फिर होता है एप्पल का, जो एप्पल मोबाइल है इसका भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल का है मैक ओस। फिर होता है एक होता है लिनक्स जिसको अपन बोलते हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स। एक होता है उबंटू, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एक होता है गूगल एंड्रॉयड, ये भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सारे एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं जिसको आपको याद रखना है कि कौन कौन से हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो 95, 98 और NT ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। नेक्स्ट बूट टाइम पर मेमोरी में लोड होने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? यानी जब भी कंप्यूटर के अंदर बूट टाइम लगता है
यानी बूटिंग होती है तब मेमोरी में लोड होने वाला सॉफ्टवेयर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। बूट का जो सीक्वेंस बदलने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो बूट का जो सीक्वेंस बदलने के लिए BIOS और CMOS का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, इंटरनल ऑपरेटिंग कंट्रोल करने वाला सॉफ्टवेयर कौन है, तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक साथ बहुत से काम करना है। GUI का प्रयोग कहाँ होता है, तो GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और अपन को पता है कि जो अपना माउस है वो कैसा है, GUI। CPU के मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट, रेडांट, उबंटू और क्रोमियम ये सारे कैसे हैं, तो ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ये सारे लिनक्स के ही पार्ट है। अपन को पता है लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और लिनक्स फर्दर आगे पार्ट के अंदर डिवाइस है, ये क्या होता है, रेड हट, उबंटू और क्रोमियम, ये तीनों भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट होता है यूनिक्स की फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिक्स की फुल फॉर्म है यूनिफ्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम। नेक्स्ट होता है हार्डवेयर से यूज़र को जोड़ने वाला, तो हार्डवेयर का मतलब होता है जो माउस, इनको यूज़र से जोड़ने का काम कौन करता है, तो इनको यूज़र से जोड़ने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो करता है। नेक्स्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है, तो ध्यान रख लेना ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या काम है वो आपको पता होना चाहिए। देखो, डाटाबेस मैनेजमेंट का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट का है, यानी ये मेमोरी को मैनेज करता है, तो मेमोरी मैनेजमेंट का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। सेकंड है, उस डिवाइस को कंट्रोल करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है, तो डिवाइस को कंट्रोल करने का कार्य भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर है सिक्योरिटी, यानी सुरक्षा का काम भी किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये सारे काम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्ज़ाम में पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेटवर्किंग का भी काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है फाइल प्रबंधन का, तो फाइलों को प्रबंधन करने का काम भी किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो साथियों ध्यान रख लेना, डाटाबेस मैनेजमेंट है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है। नेक्स्ट साथियों, नेक्स्ट चैप्टर है MS वर्ड, और MS वर्ड को हमने मैराथन के जो पार्ट 1 के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा था कि MS वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है। तो MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी खास उद्देश्य हेतु बनाए जाते हैं, किसी खास उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और इसके कौन कौन से 2 क्वेश्चन हैं जो पीछे छूट गए उसको अपन देखते हैं। कोई भी फॉन्ट की साइज़ को बढ़ानी, जैसे मैंने अपना ये नाम लिखा A, या कोई भी फॉन्ट की साइज़ है जैसे 20 है उसको 30 करना है या 40 करना है, तो अपन क्या बताएंगे, कंट्रोल के साथ दबाएंगे शिफ्ट को और फिर ये ग्रेटर देन वाला सिंबल दबाएंगे, तो फॉन्ट की साइज़ है जो बढ़ जाएगी। तो फॉन्ट की साइज़ को बढ़ाने के लिए कंट्रोल के साथ शिफ्ट फिर ग्रेटर देन का साइन, और फॉन्ट की साइज़ को घटाने के लिए कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाना, लेकिन जो ये वाला लेस देन वाला साइन है जो आपको दबाना है, ध्यान रख लेना। साथियों नेक्स्ट चैप्टर है MS एक्सेल। अब MS एक्सेल में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो MS एक्सेल किसका एग्जाम्पल है, तो ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट जिसके अंदर ऐसी शीटें होती हैं MS एक्सेल के अंदर। तो ये कैसा एग्जाम्पल है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है एक्सेल की जो फाइल है उसको क्या बोलते हैं, तो एक्सेल की जो फाइल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सेल की फाइल को वर्कबुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्कबुक। और वर्कबुक में क्या होती है, तो वर्कबुक में छोटी छोटी वर्कशीटें होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट होता है वर्कबुक में कितनी रो होती है, यानी ऐसी कितनी रो है जो एक वर्कबुक या पूरे उसके अंदर MS एक्सेल के अंदर होती है, तो टोटल ध्यान रख लेना, ये होती है टोटल
तो 10,48,576 ये रोज़ की संख्या होती है, यानी टोटल इतनी रोज़ है जो MS एक्सेल के अंदर होती है। और टोटल कॉलम कितने होते हैं, तो कॉलम होते हैं 16,384। फिर होता है फंक्शन सम का प्रयोग कब किया जाता है, तो संख्याओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। ध्यान रख लेना, इक्वल के साथ अगर अपन सम दबाएंगे ना तो जो भी दी गई संख्या है उसको जोड़ने का काम ये फंक्शन करेगा। नेक्स्ट होता है फार्मूला बार का उपयोग। तो फार्मूला बार का उपयोग फार्मूला और डाटा की एंट्री के लिए जो किया जाता है, यानी कोई भी फार्मूला अपन यूज़ लेंगे या कोई भी डाटा को एंटर करेंगे उसके लिए जो बार यूज़ होंगी वो होंगी फार्मूला बार। नेक्स्ट होती है चार्ट बनाने के लिए, यानी अपन ने लिखा 2 4 3 5 6 8 3 2 1 4 3, इनको अपन सेलेक्ट करेंगे और F11 दबाएंगे तो ये सारा डाटा है किस रूप में चला जाएगा, चार्ट के रूप में चला जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम को डिलीट करने की शॉर्ट की क्या होती है। तो देखिए ये तो होती है रो और ये होते हैं कॉलम। अब इन किसी कॉलम को डिलीट करना है तो अपन क्या दबाएंगे, कंट्रोल के साथ प्लस माइनस। नेक्स्ट होती है रो को इंसर्ट करने की, यानी यहाँ पर ये रो है और इसके ये 2 रो हैं और इसके बीच में से कोई रो इंसर्ट करनी है तो अपन क्या दबाएंगे, कंट्रोल के साथ शिफ्ट फिर उसके साथ दबाएंगे प्लस, तो रो है जो इंसर्ट हो जाएगी। फिर होती है एड्रेस A1 क्या दर्शाता है, तो अपन को पता है कि ये वाली तो होती है रो और ये वाले होते हैं कॉलम। रो को तो लिखते हैं अपन 1 2 3 नंबरिंग के फॉर्म में और कॉलम को लिखते हैं ABCD के रूप में ABCD। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन कॉलम का एड्रेस, फिर लिखते हैं रो का एड्रेस। तो A1, तो A1 में सबसे पहला तो है कॉलम और सबसे सेकंड वाला है वो है रो। फिर होता है ऑटो सम का शॉर्टकट क्या है, यानी कोई भी जो नंबर्स हैं कोई भी डाटा है उनको सम करने के लिए ऑटो सम का यूज़ होता है। तो ऑटो सम की जो शॉर्ट की है वो है अल्ट के साथ आपको दबाना है प्लस के साथ इक्वल। फिर होता है एक्सेल में जो डाटा को व्यवस्थित करना है, तो एक्सेल में डाटा को व्यवस्थित करने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन बोलते हैं सॉर्टिंग। नेक्स्ट होता है फ़िल्टर लगाने का शॉर्टकट। तो देखो जो भी अपना रिज़ल्ट या कोई भी डाटा जो भी तैयार होता है तो उसके अंदर जितने भी शॉर्टकट लगाने के लिए जो फ़िल्टर लगाते हैं, तो फ़िल्टर लगाने का जो शॉर्ट की है वो है कंट्रोल के साथ शिफ्ट फिर L। एवरेज फंक्शन का मतलब होता है मीन निकालना, तो एवरेज फंक्शन का उपयोग होता है मीन निकालने के लिए। सेल मर्ज करने के लिए क्या कार्य करते हैं, तो मर्ज एंड सेंटर। अगर आप कोई भी सेल है ऐसी और मर्ज एंड सेंटर पे दबाएंगे तो वो सेल है जो सेंटर में आ जाएगी बीच में, तो इसी के लिए उसको बोलते हैं मर्ज एंड सेंटर। साथियों नेक्स्ट चैप्टर है MS पावर पॉइंट। तो ध्यान रख लेना MS पावर पॉइंट भी कैसा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और MS पावर पॉइंट का प्रयोग कहाँ होता है, तो MS पावर पॉइंट का प्रयोग होता है वो होता है प्रेजेंटेशन के लिए। प्रेजेंटेशन के लिए MS पावर पॉइंट का प्रयोग है जो होता है। तो MS पावर पॉइंट किसका एग्जाम्पल है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन कौन है, तो .pptx। तो पावर पॉइंट का P, इसका भी P और ये पीछे वाला T, तो इनको ऐड करेंगे तो PPT और पीछे ऐड कर देंगे X। तो .pptx है जो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है। पावर पॉइंट में जो पेज होते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं। पावर पॉइंट में जितने भी पेज होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, स्लाइड। प्रेजेंटेशन में स्लाइडों का समूह, तो स्लाइड का जो समूह होता है उसको अपन बोलते हैं स्लाइड शो। और स्लाइड शो कैसे स्टार्ट करते हैं, F5 प्रेस करने से स्लाइड शो है जो स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट डिज़ाइन टेम्पलेट को कहते हैं, यानी पावर पॉइंट के अंदर एक ऐसा टेम्पलेट होता है जिसको अपन बोलते हैं डिज़ाइन टेम्पलेट, जिसके अंदर अपन वर्ड्स की या उस प्रेजेंटेशन स्लाइड की डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं, तो वो डिज़ाइन टेम्पलेट होता है उसको अपन बोलते हैं थीम्स। नेक्स्ट होता है स्लाइड में ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, तो ट्रांजिशन का मतलब होता है स्लाइड बदलने पर जो इफ़ेक्ट होता है, यानी ये वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड, यानी कोई भी पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में 3 स्लाइड हैं 1 2 3। अब अपन 1 से सेकंड पे जाएंगे ना तो जो इफ़ेक्ट आएगा ना तो उसी को तो अपन बोलते हैं ट्रांजिशन। नेक्स्ट होता है एनिमेशन का मतलब होता है कि उस स्लाइड के ऊपर जितने भी डाटा लिखा है, कोई किसी का नाम लिखा है तो
तो वो किस प्रकार से घूम रहा है और कौन कौन से चेंजेस उसके अंदर हो रहे हैं, उसी को अपन बोलते हैं एनिमेशन। तो टेक्स्ट व ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट होता है उसको अपन बोलते हैं स्लाइड एनिमेशन। नेक्स्ट होता है नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो नई स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ आपको M दबाना है। नेक्स्ट स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की है। तो स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए आपके पास शॉर्ट की है F5। नेक्स्ट करंट स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए कौन सी, करंट का मतलब होता है जैसे आपने कोई भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया जिसके अंदर आपके पास फाइलें हैं, टोटल स्लाइड है 5, 1 2 3 4 5। अगर आप F5 दबाएंगे ना तो ये स्लाइड शो 1 से स्टार्ट होगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। लेकिन आपको तो 3 से स्टार्ट करना है, इसका मतलब इस करंट स्लाइड से स्टार्ट करना। तो इसके लिए आपको दबाना पड़ेगा शिफ्ट के साथ F5। क्या दबाना पड़ेगा? शिफ्ट के साथ F5। जब आप शिफ्ट के साथ F5 दबाओगे तो वो स्लाइड वहीं से स्टार्ट होगी जिस स्लाइड पर आप अपना काम कुछ कर रहे हो। इसका मतलब होता है करंट स्लाइड से स्टार्ट करने का शॉर्ट की। नेक्स्ट, पावर पॉइंट में नोट्स लिखने की सुविधा कहाँ पर है। तो पावर पॉइंट में नोट्स लिखने की जो सुविधा है वो है नोट्स पेन में। नेक्स्ट, स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग कहाँ किया जाता है। जैसे आपने बहुत सारी स्लाइडें बनाई, 5 स्लाइडें बनाई और इन सारी स्लाइडों को आप एक साथ देखना चाहते हो छोटे रूप के अंदर, तो उसको बोलते हैं अपन स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो सभी स्लाइड को एक साथ देखने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसको अपन बोलते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू। नेक्स्ट होता है स्मार्ट आर्ट का प्रयोग कहाँ होता है। तो स्मार्ट आर्ट का प्रयोग डायग्राम और ग्राफिक्स के लिए होता है, यानी छोटे छोटे आर्ट जैसे ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया, तो ये सारे आर्ट होते हैं। तो इन स्मॉल आर्ट का प्रयोग है जो डायग्राम्स के लिए किया जाता है। स्लाइड मास्टर का उपयोग कहाँ होता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी स्लाइड पर एक जैसा लेआउट बनाना है, यानी जितने भी स्लाइडें बनाई 1 2 3 4 5, इन सभी स्लाइडों पर आपको एक ही जैसा लेआउट चाहिए। तो उसके लिए अपन करेंगे स्लाइड मास्टर का यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट का मुख्य कार्य क्या है। तो पावर पॉइंट का मुख्य कार्य ही है प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंटरनेट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। साथियों, हमने अभी तक 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और बहुत ही कम टाइम में इन चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से है जो कंप्लीट किया है, क्योंकि हमने जो जितने भी सारी चीज़ें पढ़ी है उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ को नहीं पढ़ा कि भाई जो आपके एग्ज़ाम में नहीं आ सकती है। सारी इम्पोर्टेंट चीज़ों को पढ़ा और व्यवस्थित करते हुए पढ़ा है, और कोई बीच में आपको आपके समय का है जो पूरा उपयोग करते हुए ये सारी क्लास है जो मैं संचालित कर रहा हूँ। तो ध्यान रख लेना, चैप्टर नंबर 10 है जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये हमारा इस क्लास का सबसे लास्ट चैप्टर है। और आपके सिलेबस में जो जितने भी 10 चैप्टर थे उन सब को हमने कवर है जो कर लिया है। और उससे पहले वाली मैराथन क्लास को भी आपको देखना है, क्योंकि उसके अंदर भी काफ़ी क्वेश्चन को हमने किया है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो छोटे हैं और कुछ और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उनको अपन ने चैप्टर वाइज हैं जो कंक्लूड करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो अभी जो चैप्टर नंबर 10 है वो है इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो WW की फुल फॉर्म क्या है। तो W से होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो WW की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट होता है ईमेल में कौन सा प्रोटोकॉल होता है। तो ये होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP, जिसको अपन बोलते हैं सिंपल मेल, और T से हो जाएगा ट्रांसफ़र और P से हो जाएगा प्रोटोकॉल। तो ध्यान रख लेना, कोई भी मेल अपन भेजते हैं उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? SMTP। नेक्स्ट, ईमेल प्राप्त करने वाला प्रोटोकॉल, यानी जब ईमेल अपन वापस भेजते हैं तब तो SMTP का प्रयोग होता है, और जब ईमेल को रिसीव करते हैं तब जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है POP3, जिसको अपन बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और एक होता है IMAP। नेक्स्ट होता है URL की फुल फॉर्म क्या है। तो URL जिसकी जो एड्रेस को बताता है, तो URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट। ध्यान रख लेना, इस T का मतलब होता है टेक्स्ट, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये होता है HTTP की फुल फॉर्म।
और HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस M को आपको ध्यान रख लेना, इसमें M का मतलब होता है मार्कअप। तो ये एक लैंग्वेज है जिसको अपन बोलेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट होता है आईपी एड्रेस कितने बिट के होते हैं। तो देखो आईपी एड्रेस दो होते हैं। एक आईपी एड्रेस होता है IPv4 जो 32 बिट का होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो इसको मोस्ट याद रखना है आपको कि IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। और IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है, तो वो होता है 128 बिट का। नेक्स्ट डोमेन नेम सिस्टम किससे बदलता है। तो आईपी एड्रेस बदलते ही डोमेन का जो नेम है जो बदल जाएगा। डोमेन नेम जैसे अपन लिखते हैं ना amazon.com, तो ये .com जो डोमेन नेम है ना वो आईपी एड्रेस को बदलने से है जो बदल जाएगा। नेक्स्ट है सर्च इंजन का एग्जाम्पल क्या है। तो गूगल एक सर्च इंजन है जिस पर अपन डाटा को सर्च करते हैं। फिर वेब ब्राउज़र क्या है। तो वेब ब्राउज़र क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, क्योंकि इसके अंदर अनेक प्रकार के जो ब्राउज़र हैं उनका जो है जो संग्रह है वो क्रोम के अंदर है। नेक्स्ट कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो कंप्यूटर में वायरस एक तो होता है वॉर्म वायरस, एक होता है ट्रोजन वायरस, एक होता है स्पाईवेयर। नेक्स्ट होता है फायरवॉल का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो फायरवॉल क्या करता है कि अपने कंप्यूटर में अपन के अनऑथोराइज एक्सेस होता है, यानी अपने डाटा की जो सुरक्षा प्रदान करने का काम है, जो बॉडीगार्ड की तरह काम है, जो कौन करता है, फायरवॉल करता है। नेक्स्ट होता है लैन की फुल फॉर्म क्या है। तो लैन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। और सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है। तो सबसे बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है। तो वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट होती है ब्लूटूथ की रेंज कितनी होती है। तो 10 मीटर तक ब्लूटूथ की है जो रेंज होती है। नेक्स्ट ISP की फुल फॉर्म क्या है। तो वो होती है ISP की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी जो भी इंटरनेट की जो सर्विस को प्रोवाइड करवाते हैं वो होते हैं ISP। तो ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या लाभ है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है अपना डाटा है जो इंटरनेट के ऊपर स्टोर रहता है, और उस डाटा स्टोर को अपन कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, चाहे अपन इंडिया के अंदर बैठे हैं चाहे अमेरिका के अंदर बैठे हैं, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब भी यही होता है कि इंटरनेट के ऊपर अपना डाटा को जो स्टोर करना। नेक्स्ट होता है आईपी एड्रेस के दो भाग होते हैं। सबसे पहले अपन नेटवर्क का नाम लिखते हैं और फिर होस्ट आईडी का नाम लिखते हैं। साथियों ये आपकी कंप्यूटर की जो मैराथन क्लास है उसका पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। देखो कंप्यूटर का पार्ट 1 और ये पार्ट 2 हमने पढ़े हैं। साथियों हमने लगभग 400 प्लस क्वेश्चन हैं जो इन क्लासों के अंदर किए हैं, और कोई भी ऐसा टीचर्स या कोई भी संस्था नहीं है जो इतने क्वेश्चन को आपको है जो सॉल्व करवाती है और प्रैक्टिस करवाती है, क्योंकि कोई भी संस्था होगी वो चैप्टर के बाद 15 या 20 क्वेश्चन देती हैं। लेकिन ध्यान रख लेना अगर आपको लाखों की भीड़ से हज़ारों में आना तो प्रैक्टिस तो आपकी अच्छी होनी चाहिए, और वो सारे क्वेश्चन कवर होने चाहिए जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। तो इन सारे जो क्वेश्चन हैं उनको अपने इन 2 पार्ट के अंदर कवर किया है, और ये क्लास आपकी ज़्यादा नहीं है। कंप्यूटर का मैराथन जो पार्ट है वो 2 घंटे का है और ये 1.30 का है, तो लगभग अपन के पास 3.5 घंटे का ये जो मटेरियल है वो हमने सारा कवर कर लिया है, और आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ये सारा सिलेबस है जो पूरा कवर हो चुका है साथियों। तो ध्यान रखें, इन क्लास को अच्छे से देखें और इनके नोट्स बनाएं, और जहाँ पर भी आपको डाउट होता है तो वहाँ पर आप मेरे को बता सकते हैं। और ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप अपने प्रिय को किसी को भी शेयर कर सकते हैं जो आपके लिए, जिसको आप आगे आने वाले एग्ज़ाम में सफल देखना चाहते हैं, तो उनको ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो साथियों चलते हैं, अगर वक्त ने दिया साथ तो फिर आगे भी होगी मुलाकात। थैंक यू सो मच।